हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर की डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो हम लोग एजुकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग फिफ्थ चैप्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का जो है उसे डिस्कस करेंगे। तो ये जो फिफ्थ चैप्टर है वो है व्यक्तित्व का विकास एवं समायोजन। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो चैप्टर है इसमें स्टार्टिंग में जो पर्सनैलिटी के बारे में दिया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो वेराइटीज़ हैं कि जो पर्सनैलिटी है कि जो पर्सन हमको देखते हैं उनमें वो किस तरीके के एक मतलब एक कोड दे दिया गया है उनको कि अगर इस तरीके के वो होंगे और ये क्वालिटी पाई जा रही होगी तो वो किस में जो है किस फील्ड में जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब उनकी क्या क्या स्वभाव होंगे, ये सारी चीज़ें, तो ये भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। और साथ ही साथ जो इसका लास्ट पोर्शन है जिसमें व्यक्तित्व परीक्षण दिया गया, तो व्यक्तित्व परीक्षण से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर भी है। तो देखिए, पर्सनालिटी के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले होता क्या है, साधारणतः व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप, रंग तथा शारीरिक गठन आदि से लगाया जाता है। नॉर्मली पर्सनालिटी यही कही जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो व्यक्तित्व संपूर्ण व्यवहार का दर्पण होता है। मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो हम बाहर से अगर देखेंगे तो बाहरी रंग रूप या जो हाव भाव होते हैं, ठीक है, या उनका जो शेप होगा, बॉडी शेप जो होगा, इस आधार पे हम कहेंगे कि ये इसका वही शारीरिक गठन, कि ये इसका जो है ये ऐसी इसकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, वही अगर दूसरी मनोवैज्ञानिक जो है उस पर अगर देखें दृष्टिकोण पे, तो क्या होगा, पूरा उसका इंटरनल जो उसका बिहेवियर है और जो एक्सटर्नल जो बाहर से उसका दिख रहा है, ये दोनों ही मिल करके पूरा संपूर्ण जो व्यवहार होगा उसका जो है ये एक दर्पण, एक मिरर की तरह काम करती है। ठीक है, अर्थ देख लेते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। शब्द अंग्रेजी भाषा की जो पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी जो शब्द है इसका हिंदी रूपांतरण है व्यक्तित्व। ठीक है, और ये शब्द जो है वो लैटिन भाषा के परसोना जो है उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वेशभूषा या फिर मुखौटा, मास्क वगैरह। ठीक, परिभाषाएं कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भी परिभाषाएं दी गई हैं जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछी गई हैं। तो पहला है डैशिल, क्योंकि देखिए डीएलएड में अभी जो जितने भी मैं चैप्टर रख रही हूँ उसमें बहुत ही ऐसी हैं जो जिनको मैं डिफिनेशंस को छोड़ती हूँ। ठीक है, अदरवाइज सारी हम रख रहे हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये जो डिफिनेशंस हैं ये कहीं ना कहीं इन्हीं पूरी डीएलएड की जो बुक्स हैं इन्हीं में से ही जो डिफिनेशंस हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, तो एक बार लास्ट में ये भी रखेंगे जैसे जैसे बुक कंप्लीट होती जाएगी तो ये रखेंगे कि किन किन पेपरों में पूछी गई है कौन कौन सी डेफिनेशन और कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बार एक साथ सारी जो है डेफिनेशंस को रख करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से डेफिनेशन मैंने एक भी नहीं छोड़ी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे डेशिल ने जो अपने शब्दों में इन्होंने बोला है पर्सनैलिटी के बारे में, तो क्या कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। ठीक है, तो उसका जो व्यवहार होता है उसका एक एक पिक्चर होती है जो कि उसकी पर्सनैलिटी को शो करती है। आलपोर्ट क्या कहते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। यहाँ पे मनोशारीरिक गुण दिए गए हैं, यानी कि जिसमें मस्तिष्क और मतलब मेंटली फिजिकली दोनों जो स्ट्रक्चर हैं उनका वो किस तरीके से उनका एडजस्टमेंट हो रहा है वातावरण के साथ, तो यही जो उसमें जो अपना जो समायोजन है, ठीक है, कि अपने आप को जो ढाल ले रहे हैं, इसी को ही निर्धारित करता है व्यक्तित्व। इसके बाद आते हैं मन। ये कहते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा योग्यताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। ठीक है, एक पूरा ग्रुप है जिसमें जो पर्सन है उसकी रुचियाँ, उसका इंटरेस्ट, उसकी सोचने का तरीका, उसकी जो क्षमताएं हैं, ये सब देखने को मिलती हैं। तो उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार वातावरण में अपना समायोजन का प्रयास करता है कि वातावरण में वो अपने आप को कैसे ढाल ले, तो ये अपनी पर्सनैलिटी जो उसकी होती है उसी के ही आधार पर वो कर पाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है वो है व्यक्तित्व के प्रकार। इसमें देखिए पर्सनैलिटी को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है शरीर रचना दृष्टिकोण, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल व्यू पॉइंट। ठीक है, ये जो तर्क था ये किसने दिया था, क्रेशमर ने दिया है शरीर रचना दृष्टिकोण के बारे में। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट, ये स्प्रेंजर ने दिया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट, ये युंग ने दिया है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने कहा क्या क्या है, जैसे क्रेशमर के अनुसार जो
व्यक्ति होगा उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, या तो वो लंबकाय होंगे, एस्थेनिक होंगे, या वो सुडौलकाय होंगे, एथलेटिक होंगे, गोलकाय होंगे, पिकनिक होंगे, असाधारण, मिक्स्ड, या फिर जो है डिस्प्लास्टिक होंगे। अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश वगैरह इस वजह से पूछी गई, मतलब मैंने लिख दी है क्योंकि कभी कभी सिर्फ ये जो इंग्लिश के जो टर्म हैं इन्हीं के ही बेस पे भी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, ये जो यहाँ पे हिंदी वाले पोर्शन है, हिंदी में जो बोला गया है इनको चेंज भी कर दिया जाता है। तो क्योंकि हमारा पेपर जो होता है वो दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होता है, ठीक है, तो इससे आसानी होती है, तो इसलिए दोनों में पढ़ना इसको ज़रूरी है। अच्छा, अब आते हैं स्प्रेंजर। स्प्रेंजर ने कहा है, एक तो इनके अनुसार जो पर्सनैलिटी है उसमें जो देखने को मिलेगा पर्सन के अंदर, ठीक है, सैद्धांतिक व्यक्तित्व देखने को मिलेगा, थियोरटिकल जो है पर्सनैलिटी, आर्थिक व्यक्तित्व, इकोनॉमिकल पर्सनैलिटी, सामाजिक व्यक्तित्व, सोशल पर्सनैलिटी, राजनीतिक व्यक्तित्व, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, धार्मिक व्यक्तित्व, रिलीजियस पर्सनैलिटी, उसके बाद आता है कलात्मक व्यक्तित्व, एस्थेटिक पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, अब यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब ऐसे इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इसको जो है देखेंगे कि स्प्रेंजर के अनुसार व्यक्तित्व को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो या फिर इनके अनुसार जो समाज शास्त्रीय जो दृष्टिकोण है उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हम खाली हेडिंग से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है युंग के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, या बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, या उभयमुखी व्यक्तित्व जो एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, ठीक है। तो ये जो मोस्टली ये वाला जो पोर्शन होता है इससे बहुत क्वेश्चन आता है, और इस वाले से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न आधारों पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, जो कि निम्न प्रकार है। सबसे पहले जो वैज्ञानिकों के अनुसार है वो है शरीर रचना दृष्टिकोण, जिसको हम लोग फिजियोलॉजिकल व्यू पॉइंट बोलते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो है क्रेशमर, ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है साइकी एंड कैरेक्टर, इसमें शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के निम्नांकित प्रकार बताएं, जिसमें सबसे पहले आते हैं लंबकाय, जिन्हें एस्थेनिक कहते हैं। अगर कोई पर्सन एस्थेनिक है या लंबकाय है तो इसमें क्वालिटी देखिए, इस प्रकार के व्यक्ति दुबले पतले लंबे होते हैं, और इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं होता है, वरन दूसरों की आलोचना करना पसंद होता है, ठीक है। तो यानी कि जो ऐसे लंबे जो लोग होते हैं, ठीक है, दुबले पतले लंबे, तो इनमें आप ऐसी क्वालिटीज़ को देख सकते हैं, मेजोरिटी में ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद आता है सुडौलकाय, जिनको बोलते हैं एथलेटिक। इस प्रकार के व्यक्ति हष्ट पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं, ठीक है, और दूसरों से इच्छा अनुसार समायोजन में सक्षम होते हैं। यानी इस तरीके के जो पर्सन होते हैं वो लोगों से जो समायोजन है, घुलने मिलने का जो काम है, बहुत आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं गोलकाय, जिन्हें पिकनिक कहा जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति छोटे मोटे गोल होते हैं, और ये आराम तलब होते हैं, ठीक है, सामाजिक भी होते हैं, समाज में उठना बैठना भी इनका होता है, स्वादिष्ट भोजन के बहुत शौकीन होते हैं, तभी इतने गोलू मोलू होते हैं, ठीक है। इसके बाद हैं असाधारण। असाधारण वाले जो होते हैं ये उपयुक्त तीनों प्रकार इसमें सम्मिलित होंगे, ये तीनों प्रकार के जो होंगे वो सारी क्वालिटीज इसमें देखने को मिलेगी। इसके बाद है सेकंड, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट के अनुसार इसमें देखिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं युंग, इन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप, ये इनकी पुस्तक है, इसमें मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं वो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे ये जो पोर्शन है अंतर्मुखी और जो है बहिर्मुखी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसे देखिएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जिन्हें हम कहते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, इस प्रकार का व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें व गुण बाह्य रूप में प्रकट नहीं होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये आत्म केंद्रित होते हैं, अपने में ही बिजी रहते हैं, ठीक है, और सदा अपने में ही खोए रहते हैं। इनकी प्रमुख अन्य विशेषताएं क्या क्या हैं? इस तरीके के जो लोग होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, चिंतन अधिक करते हैं, कम बोलते हैं, मतलब जब ज़रूरत होती है तभी वो बोलते हैं, एक्स्ट्रा में नहीं बोलते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लज्जाशील होते हैं, मतलब बोलने में जो है शर्म महसूस करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो एकांत प्रिय होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अगर कम बोल रहा है तो वो लज्जाशील ही होगा, लेकिन ये भी क्वालिटीज़ भी उनमें पाई जाती हैं। एकांत प्रिय होते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं होता। ये अपने कर्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठ होते हैं, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, और प्रत्येक कार्य जो भी करेंगे उसे सोच विचार कर करेंगे। फिर ये एक अच्छे लेखक होते हैं, किंतु अच्छे वक्ता नहीं होते। अच्छा, क्योंकि ये लोगों से इनका इंटरेक्शन कम होता है, इस वजह से ये लेखक अच्छे होते हैं, लेकिन ये अच्छे वक्ता नहीं होते, ठीक है, मतलब वर्बल नहीं होते हैं।
ये अध्ययनशील मननशील होते हैं तथा आगे चल करके ये जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो या तो वैज्ञानिक बनेंगे या दार्शनिक बनेंगे, अन्वेषक या आविष्कारक बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों की जो रुचि होती है वो बाह्य जगत में होती है। ठीक है, मतलब बाहर में समाज में इनका उठना बैठना और काफ़ी जो एडजस्टमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनकी विशेषताएं देखिए, इस तरह के जो पर्सन होते हैं ये सामाजिक जीवन में अधिक रुचि लेते हैं। सामाजिक जो जीवन है, लोगों के साथ मिलना और मिलना जुलना, ये सब इनमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं इन सब में। ये आशावादी होते हैं, ठीक है, तथा दूसरों को प्रभावित करके अपना काम निकाल लेते हैं। अगर इन्हें काम निकालना हो तो इनके बोलने का तरीका और ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव होती हैं कि बस जो है अपना अगर काम निकालना है तो ये आसानी से कर सकते हैं। फिर ये चिंता मुक्त होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। अहमवादी होते हैं, ठीक है, मतलब खुद ही में ही, अब क्योंकि दूसरों की किसी भी बात, ऐसी बात जो इनको इफेक्ट डाले, इससे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अनियंत्रित हाँ, अनियंत्रित होते हैं, ठीक है, मतलब इनका जो है कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर है ये व्यवहारिक जीवन में कुशल होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अधिकतर सामाजिक, राजनैतिक, व्यापारिक नेता, अभिनेता या फिर खिलाड़ी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब की जो क्वालिटी है वो एक्सट्रोवर्ट में देखने को मिलती है। इसके बाद आते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व, एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी। इस प्रकार के व्यक्ति में बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि उभयमुखी जो व्यक्ति होते हैं उनमें अंतर्मुखी गुणों का जो विचार, मतलब अंतर्मुखी जो गुण होते हैं उनको वो विचार में ला सकते हैं। जैसे अगर सोचने विचारने का अगर कोई काम होता है तो उसमें वो इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने मन में जो है चीज़ें सोच लेते हैं कि इनको कैसे क्या करना है। वही बहिर्मुखी गुण को कैसे, कि उनको ये भी जो है पता होता है कि हमें जो हमने सोचा है उसको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो उदाहरण में हम ऐसे ही कह सकते हैं कि एक व्यक्ति एक अच्छा लेखक, अगर वो उभयमुखी व्यक्तित्व का है तो एक अच्छा लेखक भी हो सकता है, अच्छा वक्ता भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट में है शिक्षा मनोविज्ञान, जो मनोवैज्ञानिक है स्प्रेंजर, इन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन, इनकी पुस्तक है टाइप्स ऑफ मैन, उसमें व्यक्तित्व के प्रकार के संदर्भ में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को बताया है। तो इसमें देखिए सबसे पहला है सैद्धांतिक व्यक्तित्व, जिसको बोलते हैं थियोरिटिकल पर्सनैलिटी। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो सिद्धांतों पर अधिक बल देता है। ठीक है, जैसे सत्य का पुजारी होता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो या तो समाज सुधारक बनेंगे या फिर दार्शनिक आते हैं इस श्रेणी में। आर्थिक व्यक्तित्व क्या होते हैं, जो इकोनॉमिक पर्सनालिटी के होते हैं। इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो जीवन की सब बातों का आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करता है। मतलब कि वो सोच विचार करके चलते हैं कि अगर उन्हें अमाउंट भी अगर खर्च करना है तो कैसा, किस जगह, अपनी कंडीशन को देखते हुए किस जगह उनको लगाना है पैसा, कि उससे उनका जो है उनके पास अमाउंट आए, या जो भी मतलब आगे का सोच करके। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो व्यापारी होते हैं, व्यापारिक श्रेणी के होते हैं। फिर आते हैं सामाजिक व्यक्तित्व, सोशल पर्सनैलिटी वाले। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो प्रेम के पुजारी होते हैं, ठीक है, लोगों के प्रति दया, सहानुभूति में विश्वास रखते हैं इस तरीके के व्यक्ति। फिर आते हैं राजनैतिक व्यक्तित्व, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी वाले। इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं वो सत्ता, प्रभुत्व, नियंत्रण में विश्वास रखने वाले होते हैं। तो यानी कि नेता जो होंगे वो राजनैतिक व्यक्तित्व में आ जाएंगे। फिर आते हैं धार्मिक व्यक्तित्व, रिलीजियस पर्सनैलिटी वाले। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो ईश्वर से डरने वाला होता है, या फिर जो आध्यात्मिक आस्था होती है इसमें मतलब आस्था, अध्यात्म में आस्था रखने वाले होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो साधु, संत, योगी, धर्मात्मा व्यक्ति, ठीक है, तो इस श्रेणी में आएंगे। फिर आते हैं कलात्मक व्यक्तित्व, जो एस्थेटिक पर्सनैलिटी के होते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो कला और सौंदर्य के पुजारी होते हैं, तो कलाकार हैं या चित्रकार हैं वो सब इस श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये हो गए तो व्यक्तित्व जो है, ठीक है, उसके बारे में जो उनका डिवीज़न किया गया, ठीक है, कि पर्सनैलिटी को जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने आधार पर जो है उन्होंने अपनी पुस्तकों में इनके बारे में बताया, तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आती है व्यक्तित्व की विशेषताएं। ठीक है, तो व्यक्तित्व की विशेषताओं में देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को खाली जो मतलब थोड़ी सी डिटेल में होनी चाहिए, ठीक है, उसको रखा गया, अदरवाइज हमें हेडिंग से ही मेन हमारा काम हो जाने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे व्यक्तित्व की विशेषताओं में, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी व्यक्ति के समग्र गुणों का गत्यात्मक संगठन है। ठीक है, जितने भी गुण हैं उनमें किस तरीके से डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो उसका ये एक गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व में सम्मिलित गुण या व्यवहार देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। पर्सनैलिटी जो होती है वो अलग अलग लोगों की, उनके देश के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ देश की जो
या कह सकते हैं जियोग्राफिकल जो वो होती है फीचर पूरा, ठीक है, वो भी काफ़ी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो देश है, काल, समय भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। साथ ही साथ जो सिचुएशन होती है वो भी पर्सनैलिटी पे बहुत इफेक्ट डालती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके अनुसार जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो पर्सन का चेंज होता रहता है। पर्यावरण से समुचित समायोजन करने के लिए संगठित व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। संगठित व्यक्तित्व क्या होता है? तो संगठित व्यक्तित्व का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की जो बुद्धि है या उसका संवेग या उसकी इच्छा या उसका जो संकल्प है आदि मानसिक क्रियाएं व्यवस्थित और संगठित रूप से कार्य करती हैं। तो इसमें जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं वो सब मतलब एक साथ मिल करके जो काम करती हैं सही तरीके से, ठीक है, तो यही जो उनका जो एक्सप्रेशन देखने को मिलता है वही क्या कहलाएगा? संगठित व्यक्तित्व कहलाएगा। इस प्रकार के जो व्यक्तित्व की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, मतलब ऐसा जो व्यक्तित्व जिनमें पाया जाएगा तो उनमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिएगा ये इनकी विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। आत्मचेतना यानी जो व्यक्तित्व की प्रधान विशेषता अगर देखी जाए तो वो आत्मचेतना होती है। तो हम इस विशेषता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो मानव है वो जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी हैं, उन सब में सबसे ऊपर इसकी स्थिति रखी जाती है। तो ये आत्मचेतना जो है इसी की ही वजह से उनको सबसे उच्च रखा जाता है। फिर है शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। ठीक है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ वही जिसको मनोशारीरिक जो है प्राणी तभी कहा जाता है मनुष्य को, कि इसके बिना पर भी हम जो पर्सन है, व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व को हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब एक तरीके से देखिए एक अच्छा जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। फिर है सामाजिकता। ठीक है, तो सामाजिकता में अगर देखें तो इसमें देखिए समाज में जो पृथक मानव होते हैं, अलग अलग तरीके के जो मानव होते हैं, उनकी जो व्यक्तित्व है उनकी कल्पना की जाए, मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तित्व की कल्पना हम समाज में कर सकते हैं। क्योंकि जो सोचने विचारने की जो क्षमता होती है उसके आधार पर अलग अलग लोगों के जो गुण हैं, कि कुछ लोग ऐसे लज्जाशील होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे वक्ता होते हैं जो अपनी पहचान हर जगह बना लेते हैं, हंसमुख होते हैं। तो ये है कि सामाजिकता का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अच्छे व्यक्तित्व में। समायोजनशीलता क्या होती है? समायोजनशीलता संगठित व्यक्तित्व की जो अभी बात की गई थी उसके आधार पर अगर हम देखें तो समायोजनशीलता जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विशेषता कही जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो केवल बाह्य वातावरण या जो मतलब खाली बाह्य बाहर का जो वातावरण है उसी में ही नहीं, अपने जो आंतरिक वातावरण है उसमें भी जो है वो सामंजस्य बैठा लेता है, समायोजन कर लेता है, कोई भी अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो उसमें। ठीक है, तो अपने आप को बहुत जल्दी जो है स्टेबल कर लेता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रांग विल पावर जो होती है ये कैसे व्यक्तित्व को जो है इफेक्ट डालेगी? तो ये जो दृढ़ शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है, इसकी वजह से कई चाहे जैसी भी कठिनाई आ जाए उसमें संघर्ष करके जो पर्सन अपने आप को निकाल लेता है। ठीक है, तो ये भी व्यक्तित्व जो उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको और भी ज़्यादा उत्कृष्ट बनाती है। ठीक है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति भी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य पूर्णता, कहेंगे कि उद्देश्य पूर्णता एक ऐसे व्यक्तित्व जो मतलब जो भी अगर वो काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कहेंगे कि अगर उनमें जो पर्सनैलिटी उद्देश्य पूर्णता अगर उनमें होगी तो कोई भी काम अगर उन्होंने सोच लिया है तो उसे वो कंप्लीट करके ही फिर सांस की मतलब रिलैक्सेशन करेंगे। ठीक है, फिर है विकास की निरंतरता। ऐसे जो पर्सन होते हैं इनमें कंटिन्यू ये उनके जो विचार हैं, उनके जो काम हैं, उनके जो अनुभव हैं, इन सब में वो सोचते रहते हैं, डेवलपमेंट उनमें होता रहता है। ठीक है, और कुछ ना कुछ उनके डेवलपमेंट की वजह से आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में थोड़े डल होते हैं, धीरे धीरे वो लोगों को देखते हैं या उनके अंदर ये चीज़ होती है कि हमें ये चीज़ सही करनी चाहिए, तो उनमें क्या होता है कि निरंतर निरंतर कंटिन्यू उनमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फिर अगर उन्होंने ठान लिया है या उन्होंने अपने अपने आप को सुधारना है, ठीक है, अपने आप को अगर सुधारने का उन्होंने सोच लिया है तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पे वो परफेक्ट उनकी पर्सनैलिटी तैयार हो जाएगी। तभी यहाँ पे एक जो है मनोवैज्ञानिक है गैरिसन, वो कहते हैं व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है, पर्सनैलिटी जो होती है वो बनती रहती है। ठीक है, गैरिसन का ये मानना है। अब यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो यहाँ पे दो दिए गए हैं, एक है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण। ठीक है, तो दोनों किस तरीके से इफेक्ट डाल रहे हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं वंशानुक्रम का प्रभाव। ठीक है, व्यक्तित्व के विकास में वंश परंपरा से प्राप्त निम्नांकित तत्वों पर प्रभाव देखा जा सकता है। तो वंश परंपरा से क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो इसमें देखिए सबसे पहले है शारीरिक रचना,
अगर हम देखें तो एक व्यक्ति जो कि शारीरिक रूप से सुंदर है या आकर्षण वाला है, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो वो स्वस्थ है, ठीक है, हेल्दी है, तो ये उसके जो पर्सनैलिटी है उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है, उत्तम व्यक्तित्व वाला होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमने डिटेल में इसलिए थोड़ा सा रख दिया है क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो रिस्पॉन्सिबल है पर्सनालिटी को इफेक्ट डालने के लिए वो कौन कौन सी हैं। देखिए पहले तो होता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं, जैसे गल ग्रंथि जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, उपवृक्क ग्रंथि जिसे एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, पोष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, यौन ग्रंथि सेक्स ग्लैंड आदि, ये सारी जो होती हैं इनसे जो रस निकलता है उसी को ही हम हार्मोन कहते हैं। अब ये जो हार्मोन होते हैं ये डायरेक्ट जो ब्लड होता है उसमें जो है इनको मतलब डायरेक्ट डाल दिया जाता है, ठीक है। इनकी कम या इनकी जो अधिकता, ठीक है, यही व्यक्तित्व के विकास में प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है स्नायु मंडल। तो स्नायु मंडल में अगर देखें नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नर्वस सिस्टम का कैसे इफेक्ट पड़ता है व्यक्तित्व पर। इसमें नर्वस सिस्टम अगर देखें, स्नायु मंडल, ठीक है, ये हमारी जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का मेनली ये काम करता है। तो अगर हम मेंटली एकदम जो है स्वस्थ रहेंगे और सोचने विचारने की क्षमता हमारी एकदम अच्छी रहेगी तो वो हमारी पर्सनैलिटी को भी जो है और ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, ठीक है, इफेक्टिव बनाएगी हमारी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व को। बुद्धि कैसे इफेक्ट डालेगी? बुद्धि का तो मेनली हम लोग जानते ही हैं कि जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बुद्धि जो होती है उसका मतलब बुद्धि का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे तीव्र बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व जो होता है, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो मंद या सामान्य बुद्धि वाले जो होते हैं उनसे काफ़ी अच्छी और भिन्न होती है, ठीक है। तो ये हो गया वंशानुक्रम का प्रभाव, यानी वंशानुक्रम ये सारे जितने भी पॉइंट दिए गए थे इन सब पर इफेक्ट डालता है, और इन सब पर इफेक्ट डालता है तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उस पर इफेक्ट डाल पड़ता है। फिर आता है वातावरण का प्रभाव। वातावरण में सबसे पहले भौतिक वातावरण आता है, फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें जैसे ठंडी जलवायु वाले जो देश होते हैं उनके लोग प्रायः सुंदर, स्वस्थ, बुद्धिमान और परिश्रमी होते हैं, ठीक है, जो हाँ मतलब जो ठंडे प्रदेश होते हैं। वहीं गर्म जलवायु वाले जो देश होते हैं उनके व्यक्ति काले, अस्वस्थ, आलसी, अपेक्षाकृत कम बुद्धिमान होते हैं। तो ये है जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, इसका इस तरीके से पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। फिर है सामाजिक वातावरण, ठीक है। सामाजिक वातावरण में अगर हम कहें तो इसमें ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जन्म से मृत्यु तक के व्यक्ति किसी समाज में ही मेनली देखा जाए तो वो रहता है, ठीक है। तो अच्छे समाज के अगर वातावरण में वो रह रहा है तो उसकी बोल चाल, रहने का ढंग संग सब अच्छा रहेगा। वही अगर गंदे या जो है मतलब बुरे लोगों के साथ अगर वो रह रहा है, उसका जो सामाजिक माहौल है वो अच्छा नहीं है, तो वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर आता है सांस्कृतिक वातावरण। कल्चरल एनवायरनमेंट में व्यक्ति का जैसा सांस्कृतिक वातावरण होगा उसका व्यक्तित्व उसी के अनुकूल होगा। सांस्कृतिक वातावरण हम इस ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति के खान पान, रहन सहन, विचार, रीति रिवाज, कार्यशैली, ये सब जो पूरी जो इनका जो समुच्चय है वो जो संस्कृति है, ठीक है, वो व्यक्ति के कल्चर या व्यक्ति का जो जो ये जो कल्चर होता है ये उसकी पर्सनैलिटी पे काफ़ी इफेक्ट डालता है। आपने देखा होगा कि भारत जो होता है वो अलग अलग मतलब भारत में जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो उसके पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट डालती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने बताया था कि व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनैलिटी टेस्ट जो है ये भी इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, आधुनिक शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को विशेष महत्व दिया जाता है, ठीक है, और विद्यार्थी को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन देने के लिए व्यक्तित्व की विशेषताओं का जानना आवश्यक है। यानी कि हम अगर शिक्षा की बात करें, आधुनिक शिक्षा, तो उसमें जो पर्सनैलिटी है और जो पर्सनैलिटी में जो डिफरेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। व्यक्तित्व के मापन के लिए अनेक विधियों और परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ यहाँ पे विधियाँ दी गई हैं। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे डिवीजन दिए गए 3 तरीके का यहाँ पे रहेगा। पहला है आत्मनिष्ठ विधि जिसे कहते हैं सब्जेक्टिव मेथड, वस्तुनिष्ठ विधि ऑब्जेक्टिव मेथड, प्रक्षेपी विधि प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक। आत्मनिष्ठ विधि जो है उसमें जीवन इतिहास विधि आती है, केस हिस्ट्री मेथड, प्रश्नावली विधि क्वेश्चनियर मेथड, साक्षात्कार विधि इंटरव्यू मेथड और आत्मकथा लेखन विधि ऑटोबायोग्राफी मेथड। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव जो मेथड है ये भी डिवाइडेड है। नियंत्रित निरीक्षण विधि जिसे कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं, मापन रेखी विधि, रेटिंग स्केल मेथड, समाज मिति विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड, शारीरिक परीक्षण विधि जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल टेस्ट मेथड, ठीक है।
इसके बाद है प्रोजेक्टिव प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। इसमें है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे बोलते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT, ठीक है। इसके बाद है बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे CAT बोलते हैं। ये TAT CAT बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अक्सर पूछा जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोरशाक स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है। तो ये जो इंक ब्लॉक टेस्ट है रोरशाक का, इसको बोलते हैं RIT। और लास्ट है कहानी पूर्ति परीक्षण, स्टोरी कॉम्प्लीशन टेस्ट, इसको बोलते हैं SCT। अब चूंकि यहाँ पे ये जो सारे हेडिंग्स सबकी यहाँ पे दी गई हैं, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में रखना है, क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आखिर ये जो विधियाँ हैं इनमें है क्या, तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए आत्मनिष्ठ विधियाँ, जिसे सब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। इस विधि में व्यक्तित्व जांच स्वयं परीक्षक द्वारा की जाती है, जो टीचर होता है या जो एग्जामिनर होता है उनके द्वारा जांच की जाती है, ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण की प्रमुख आत्मनिष्ठ विधियां यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहली है जीवन इतिहास विधि, जिसे बोलते हैं केस हिस्ट्री मेथड। इस विधि में व्यक्ति से संबंधित उसके शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक विशेषताएं, सामाजिक संबंध एवं उसके परिवार के इतिहास का अध्ययन करने सूचनाएं एकत्रित मतलब करके सूचनाएं एकत्रित की जाती है। तो ओवरऑल जो व्यक्ति का जो रहन सहन है, ठीक है, उसके परिवार के साथ उसका क्या जो है मतलब कैसा बिहेवियर है, ठीक है, सारी चीज़ें जो इसमें जो उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड एक एक चीज़ यहाँ पे उसके मित्र, पड़ोसी, चिकित्सक, सबकी यहाँ पे जानकारी रखी जाती है। तो इस विधि का जो प्रयोग है वो मनोवैज्ञानिक रोग, ऐसे रोग जो मनोविज्ञान से संबंधित होंगे, उनके उपचार के लिए किया जाता है। तभी अगर हम लोग कुछ भी, जैसे मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है, ठीक, तो वो अगर किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो क्या होता है, मेनली वो उनसे केस हिस्ट्री पूछते हैं, ठीक है, कि उनके जो है पेरेंट्स में या उनके जो फैमिली मेम्बर में किसी को ये डिजीज़ तो नहीं है। तो इसी तरीके से, ठीक है। इसके बाद आती है प्रश्नावली विधि। क्वेश्चनियर मेथड में क्या है, इस विधि में कागज़ पर छपे प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं अथवा लिख करके, हाँ या नहीं में या फिर लिख करके व्यक्तित्व मापन किया जाता है। मतलब एक पेपर में क्वेश्चन आंसर जो है तैयार कर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उनसे जो परीक्षक है, वो जो परीक्षार्थी होता है उससे पूछता है, ठीक है। अब वो चाहे वो आंसर हाँ या ना में दे या फिर उसको लिख करके दे, तो इस तरीके से उसकी जो पर्सनैलिटी उसके बारे में पता चलता है। तो इस विधि का प्रयोग जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं उनके चुनाव में किया जाता है, ठीक है। फिर आता है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड में। इस विधि में परीक्षक परीक्षार्थी से कुछ प्रश्नों द्वारा आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू मेथड में ही ओरली जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे नॉलेज ली जाती है कि किस फील्ड में वो ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। फिर है आत्मकथा लेखन, ऑटोबायोग्राफी मेथड में क्या होता है, इस विधि में परीक्षक परीक्षार्थी को व्यक्तित्व से संबंधित एक शीर्षक देता है तथा उस पर अपना व्यक्तिगत इतिहास लिखने को कहता है। तो कोई ना कोई एक कुछ पॉइंट दे दिए जाते हैं और फिर उसके उनसे कहा जाता है कि अब आप इसके बारे में ऑटोबायोग्राफी, कि आपका इसके प्रति क्या सोचना है, तो उसके बारे में आप बताइए, ठीक है। तो व्यक्तिगत इतिहास उस पर लिखिए। इसके बाद है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। ऑब्जेक्टिव मेथड में इस विधि में व्यक्ति के बाह्य आचरण, ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला है नियंत्रित निरीक्षण विधि, जिसे कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। इस विधि में परीक्षक व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं एवं आचरण व्यवहार का अध्ययन करके व्यक्तित्व का मापन करता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो परीक्षक, जो टीचर है, वो जो पर्सन है, ठीक है, उसकी जो जितनी भी वो जो भी काम कर रहा है, उसका बिहेवियर है, इन सब को ऑब्जर्व करके अध्ययन करने के बाद फिर वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, ठीक है, उसके आचरण वगैरह को देख करके। फिर आती है मापन रेखा विधि। मापन रेखा विधि में क्या होता है, रेटिंग स्केल मेथड। इस विधि में व्यक्तित्व संबंधी गुणों का मापन एवं मूल्यांकन स्वयं व्यक्ति से या उसके संपर्क में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे करवाया जाता है। तो ये जो मापन रेखा विधि होती है वो या तो वो जो पर्सन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, उसमें 2 क्लासमेट, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो उनकी पर्सनैलिटी चेक की जा रही है, मतलब कि उनके पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जा रहा है मापन रेखा विधि के द्वारा। तो या तो उस पर्सन से खुद पूछा जाएगा या उसके जो साथ हमेशा उसका जो फ्रेंड रहता है उससे उसके बारे में पूछा जाएगा कि ये जो है कैसा है, कैसा बिहेवियर है, किस चीज़ में अच्छा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आता है समाज मिति विधि। सोशियोमेट्रिक मेथड में क्या है, केवल व्यक्ति के सामाजिक जो व्यवहार है उसके आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। समाज में वो अपनी क्या स्थिति रखता है, उसका उठना बैठना, लोगों के प्रति जो उसका जो है इंटरेक्शन है वो कैसा है, इसके आधार पर इसका टेस्ट होता है। शारीरिक परीक्षण विधि, इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट मेथड में इस विधि में विभिन्न यंत्रों की सहायता से
व्यक्ति विशेष के शारीरिक जो लक्षण हैं उनका अध्ययन करके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अब यहाँ पे व्यक्ति के मेनली स्वास्थ्य को यंत्रों के द्वारा देख करके इसके बाद उसकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। अगर वो किसी तरीके से फिजिकली अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो इससे भी जो है मतलब यंत्र के द्वारा उसकी जाँच कर ली जाती है। ठीक है, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, प्रक्षेपी विधियां। प्रोजेक्टिव मेथड है। इस विधि में परीक्षार्थी के सामने ऐसी उत्तेजक परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है जिससे वह अपने अचेतन मन, ठीक है, उनमें एकत्र हुई जो उसकी जो अचेतन मन है, ठीक है, उसमें जो बात एकत्रित हुई है, इकट्ठा हुई है, उसको वो रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला टेस्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे बोलते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, जिसे TAT भी बोलते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये दिया किसने टेस्ट है, तो इस परीक्षण का निर्माण मनोवैज्ञानिक मॉर्गन व मुरे ने दिया था 1935 में। तो ये जो टेस्ट था इसमें क्या था, इसे इन्होंने कथानक बोध परीक्षण भी इसे कहा है। इस परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जिसमें 10 चित्र पुरुषों के थे, 10 स्त्रियों के थे और 10 चित्र जो थे वो दोनों के जो है मिक्सअप थे। ठीक है, तो ये जो विधि थी जिसमें ये जो मतलब कि जो कार्ड बनाए गए थे, इसमें मेनली इसका क्या काम था कि इन जो कहानियाँ के आधार पर जो चित्र बनाए गए थे, ठीक है, तो ये जो कहानियाँ थी इनमें परीक्षार्थी अपने स्वाभाविक जो इच्छाएं, मतलब उन कार्ड्स की उस पर उनकी जो इच्छाएं, उनकी जो संवेग, विचार, भावनाएं, ये सारी जो चीज़ें थी उनके आधार पर उनको पहले तो ये कहा गया कि आप इस पर अपने जो इमोशंस हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, सोचना विचारना सब आप बताइए, तो सबको व्यक्त करिए। इसी आधार पर उनका व्यक्तित्व टेस्ट किया गया था, व्यक्तित्व का मापन हुआ था। ठीक है, इसके बाद आता है बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे CAT बोला जाता है। इस परीक्षण का निर्माण डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने किया था, लेकिन सर्वप्रथम लियोपोल्ड बेलाक जो थे उन्होंने 1948 में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो प्रयोग करने वाले जो हैं वो लियोपोल्ड बेलाक हैं। इस परीक्षण में चित्रों की संख्या 10 होती है। इसमें भी चित्र रखे गए। सभी चित्र किसी न किसी जानवर से संबंधित होते थे जो पुरुषों जैसा व्यवहार करते थे। तो इसमें जो चित्र रखे गए उनमें मेनली उनका यही काम था कि जो बच्चे हैं, इस ये जो डायग्राम थे इनके आधार पर बच्चों की विभिन्न रुचियाँ, ठीक है, और उनकी जो क्रियाएं हैं, कि वो जो डायग्राम रखे गए हैं उनमें किन डायग्राम या किन चित्रों के प्रति वो इंटरेस्टेड हैं, उनके क्या वो उसमें काम करेंगे, उसके बारे में वो क्या कैसा उनका सोचना है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम उस कार्ड में दी गई है तो उसका समाधान कैसे करेंगे। तो ये सारी जो जानकारी है इसके आधार पर वो जो भी वो जानकारी एकत्रित करके फिर वो पर्सनैलिटी का मापन करेंगे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई, जो अक्सर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बना दिया जाता है, CAT परीक्षण और TAT। ठीक है, CAT और TAT दोनों समान ही होता है। इसमें दोनों में ही कार्ड का यूज़ किया जाता है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जो TAT है वो वयस्क जो लोग होते हैं उनके लिए किया जाता है, CAT जो होता है वो बच्चों के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये जो परीक्षण होता है वो 3 से 11 वर्ष, तो जो CAT की बात हो रही है, 3 से 11 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे होते हैं उनके व्यक्तित्व का मापन करने हेतु किया जाता है CAT का। ठीक है, फिर आता है रोशार का स्याही धब्बा परीक्षण, जिसे RIT बोलते हैं। इस परीक्षण का निर्माण प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हरमन रोशार्क ने किया था। इस परीक्षण में परीक्षक जो टीचर होता है, ठीक है, एग्जामिनर, परीक्षार्थी को कार्डों के धब्बों में दिखाई देने वाले जो चित्र हैं उनके बारे में लिखने का निर्देश देता है और इसी आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। तो ये वाला जो टेस्ट था इसमें मेनली ये जो स्याही धब्बा परीक्षण है इसमें क्या किया गया था कि 10 स्याही के धब्बे जो थे वो कार्ड पर, मतलब धब्बों के जो कार्ड थे उनका प्रयोग किया जाता कि जो 10 कार्ड लिए गए थे उसमें स्याही के धब्बे बने हुए थे। ठीक है, इसमें ऐसा रखा गया था कि 5 बिल्कुल काले जो है डॉट बनाए गए थे, 2 जो है काले और लाल थे और 3 कार्डों में कई सारे रंग मिले हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उन कार्डों के बारे में ये कहा, उनसे बच्चों से पूछा गया कि इसमें क्या चित्र, कैसा चित्र बना है या इनके बारे में आप क्या समझ रहे हैं, उनके बारे में आप लिखिए। ठीक है, फिर आता है लास्ट जो है कहानी पूर्ति परीक्षण। इस परीक्षण में परीक्षार्थी के सामने कुछ अधूरे वाक्य रखे जाते हैं और या फिर अधूरी कहानियां रखी जाती हैं, तो उनको पूरा करना होता है। उन्हें उनके सामने जो है रख दिया जाता है ये समस्या, उसके बाद वो उनको अपना दिमाग लगा करके उसको प्रस्तुत करना होता है। तो ये था परीक्षण, जितने भी थे सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आता है व्यक्तित्व विकास एवं शिक्षा। व्यक्तित्व विकास जो है उसका और शिक्षा से क्या संबंध है, ठीक है, इन दोनों के बारे में देखेंगे। बालक के व्यक्तित्व विकास पर परिवार और विद्यालय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, सामाजिक पक्षों के विकास के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। परिवार और विद्यालय, ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बालक मेनली स्टार्टिंग जो उसकी सीखने का जो टाइम होता है ये इन्हीं दोनों के ही संपर्क में होता है। ठीक है, तो परिवार सबसे पहले स्टेप पे आता है, उसके बाद विद्यालय। अब वहाँ जा करके वो जो अपनी जो वो सीख रहा है वही उसके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा पर खास जो है ध्यान देना चाहिए। बालकों की शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना, कंप्लीट उसका जो है डेवलपमेंट करना है उसकी पर्सनैलिटी का। फिर आता है समायोजन, जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट। इसमें क्या है? व्यक्ति को सफल जीवन व्यतीत करने के लिए अपने वातावरण और परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करना आवश्यक है। तो समायोजन के उसमें अगर हम टर्म में अगर हम कहें कि अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाह रहा है तो वो जैसी भी परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां, चाहे जैसी भी परिस्थितियां आ जाए उनमें अगर वो एडजस्ट करे ले रहा है तो वो मतलब उसका जीवन सबसे अच्छा या सफल होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग अलग क्षमता के अनुसार ही समायोजन करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अर्थ यहाँ पे समायोजन का क्या बताया गया है? समायोजन जो है इसको सामंजस्य, व्यवस्थापन या अनुकूलन भी कहते हैं। मतलब समायोजन को ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई हार्श जो है स्थिति आती है तो उसमें कोई व्यक्ति अपने आप को कैसे ढाल रहा है तो ये अनुकूलन हो जाएगा। अतः परिस्थितियों का वातावरण से संतुलन ही समायोजन है। अब यहाँ पे समायोजन से रिलेटेड जो डेफिनेशन है उसमें देख लीजिए, बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड के शब्दों में इनका कहना है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियां हैं उनमें संतुलन रखता है। तो इनके अनुसार यही है कि समायोजन एडजस्टमेंट वो है जिसमें जो व्यक्ति है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं तो उनमें कैसे बैलेंस बना रहा है। ठीक है, समायोजन के जो प्रकार हैं उनमें है दो प्रकार हैं, बाह्य समायोजन, आंतरिक समायोजन। तो एक्सटर्नल एडजस्टमेंट का अगर तात्पर्य कहें तो बाह्य वातावरण में जो वो संतुलन बनाए रख रहा है उसको बाह्य समायोजन कहेंगे। आंतरिक, इंटरनल एडजस्टमेंट में इसमें आंतरिक जो या आंतरिक वातावरण कहें या स्वयं में स्वयं से अगर वो संतुलन बनाए ले रहा है, ठीक है, तो इसको जो है हम आंतरिक जो समायोजन है वो कहेंगे। अब इस यहाँ पे एक और टर्म है सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है वेल एडजस्टमेंट पर्सनैलिटी, जो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रतिकूल परिस्थितियों में समायोजित कर लेते हैं। तो सुसमायोजित व्यक्ति एक संतुलित दशा में समायोजन करते हैं। ठीक है, अपनी जो कंडीशन है उसको बैलेंस कर लेते हैं। लक्षण, ऐसे लोगों के लक्षण क्या क्या होते हैं? नियंत्रण तथा अनुकूल आचरण करने वाला होता है। ऐसा जो पर्सन होता है वो अपनी जो कंडीशन या जो भी अगर कोई बड़ी मुसीबत वाली भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको भी बैलेंस कर लेगा और अनुकूल आचरण उस समय रखेगा। ठीक है, स्वयं तथा पर्यावरण के बीच संतुलित रखने वाला होता है। मतलब अपने आप को जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति बैलेंस में रखता है। परिस्थिति से लाभ उठाने वाला होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी होती हैं हार्श अगर जो है परिस्थिति भी आ जाए तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उस जो प्रतिकूल परिस्थिति है उससे भी अपना काम निकाल लेते हैं। ठीक है, सामाजिकता की भावना से युक्त आदर्श चरित्र वाला होना चाहिए। तो वो एक अच्छे चरित्र वाला भी होना चाहिए, तभी वो ऐसे एडजस्टमेंट को कर पाएगा। इसके बाद एक इसी समायोजन, ये जो सुसमायोजित व्यक्ति है उसके बारे में जो है डेफिनेशन है उसमें गेट्स व अन्य, इनके अनुसार सुसमायोजित व्यक्ति वह है जिसकी आवश्यकताएं एवं तृप्ति सामाजिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की स्वीकृति के साथ संगठित होती है। यानी उसकी जो आवश्यकताएं हैं और इसकी जो भी नीड है वो समाज को दृष्टि में रखते हुए और उसके जो भी उसके उत्तरदायित्व हैं उनको स्वीकार करते हुए अपने आप को बैलेंस में करे ले रहा है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को बहुत आसानी से प्रतिकूल परिस्थितियों में एडजस्ट कर लेते हैं, इनको सुसमायोजित व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और चूंकि पर्सनालिटी वाला जो चैप्टर है इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसे क्वेश्चन बनते हैं तो ये जो है ये मतलब अक्सर एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन इसके बन ही जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जो डेफिनेशन है उसे याद करने की पूरी कोशिश करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।